हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए भी गामा सीरीज़ शुरू कर चुके हैं और इस सीरीज़ में जो हम लोगों के पढ़ने का तरीका होगा, जो लेवल होगा, वो अलग लेवल का होगा। आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो होगा और कंटिन्यूस हम लोग A to Z टॉपिक कवर करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिज़िकल वर्ड। देखिए, ये फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, जनरली बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में हम लोग इस पूरे फिजिकल वर्ड को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। बट इससे भी पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो पहले कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। क्योंकि देखिए, ये जो सीरीज़ मैं लेके चला हूँ इसमें फिजिक्स का A to Z टॉपिक कवर किया जाएगा और यहाँ तक कि जो मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, यही नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बात आई फिज़िकल वर्ड की। फिज़िकल वर्ड मतलब जो हम आसपास का जब पूरा देखते हैं वो फिज़िकल वर्ड है। तो इस टॉपिक से बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो है वो है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, बस समझिए। फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, ये बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं जो हमारे नेचर्स में पाए जाते हैं। फंडामेंटल, ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इससे क्या पूछा जाता है, इससे पूछा जाएगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, वो किस पार्टिकल की वजह से जनरेट होते हैं ये पूछा जाएगा, या फिर उनमें कुछ उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है, कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनके डिस्कवरीज़ या उनकी थ्योरीज़ भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको तैयार करना है, मैं कुछ यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ये फोर्स आप 9th में पहले भी पढ़ चुके हैं। इस फोर्स में क्या होता है कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जैसे हम जानते हैं कि सन है, अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या है कि अर्थ सन को छोड़ के नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो उसको छोड़ के नहीं जा रहा है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी जो आकर्षण बल लगता है, उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज दैट, मान लिया कि हमने एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक हमने ये दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास m2 है, और ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ओके, ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किस हिसाब से काम करेगा, समझना। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होगा और इनके इनवर्स के स्क्वायर के इनवर्सली, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। देखिए, इस चीज़ को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब इनके बीच की डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसको इनवर्सली ये फॉलो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो भी हम चेंजेस r के साथ करेंगे उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल चेंज f के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि इनके बीच की डिस्टेंस हम 2 टाइम्स कर दें, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस हम 2 टाइम्स कर दें, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 1/4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 1/r स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा? 1/4। इसका मतलब अब जो फोर्स है वो पहले की फोर्स का 1/4 हो चुका होगा। मीन्स टू से, अगर आप कहते हैं कि पहले 16 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, तो अब 16 का 1/4 यानी 4 न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा।
क्लियर है, ये आपको बात समझ में आ गई। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया फार्मूला जनरेट होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, ठीक है। जहां पे कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन हो चुका है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू मैसिव बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसके लिए फार्मूला हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है और इनफाइनाइट रेंज का है, इनफाइनाइट रेंज का है। मीन्स ये कभी जीरो नहीं होता, हम चाहे जितनी दूरी चले जाएं, अर्थ से चाहे जितनी दूर चले जाएं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया पहला फंडामेंटल फोर्सेस। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ जो भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं और बारी बारी से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स, वीकेस्ट फोर्स होता है और मैक्सिमम रेंज का होता है। दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स कब काम करता है, देखिए जब भी कोई न्यूक्लियस बीटा डिके करता है। न्यूक्लियस क्या होता है हम जानते हैं, हर एक मैटर एटम से मिलके बना है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं। तो जब भी न्यूक्लियस बीटा डिके करता है, अब बीटा डिके क्या होता है समझिए, जैसे मान लिया कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो डिके करता है, जब भी न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो डिके करता है तो हम कहते हैं कि वो बीटा डिके है। तो इस टाइम जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, वो हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर। ओके, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब ये क्या, अगर हम देखो ये जो हमने ऑर्डर लिख रहे हैं ये इसी का ऑर्डर माना जाएगा, मतलब इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे वीकेस्ट फोर्स, उसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए सबसे पहले हमें बात समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो जैसे मान लिया ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो इनके बीच में जो ये रेस्ट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्ब फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्ब फोर्स, ये और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या था, Fg इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि सिमिलरिटी पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो पहली सिमिलरिटी यही है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें, मतलब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा नेचर में कैसा होता है तो अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता।
ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। मतलब ये कि अगर सपोज दैट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों सेम सिमिलर हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि दोनों के बीच में कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आखिरकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ? तो देखिए, जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूविंग चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स। इसका फार्मूला क्या होता है? तो दिस, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट एंड फोर्थ जो बचता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा होगा। देखिए, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और शॉर्टेस्ट रेंज का होता है। मतलब ये कि इसमें इसका जो रेंज होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सपोज है, जैसे मान लिया कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं चलो 8 अच्छा दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये इतना शॉर्टेस्ट रेंज का होता है कि ये जो फोर्स न्यूक्लियस में लग रहा है ये इलेक्ट्रॉनों तक भी नहीं पहुंचता, इतने कम रेंज का होता है। मतलब ये 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ही रह जाता है, जो कि इसके न्यूक्लियस का साइज होता है। क्लियर है? तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट रेंज की बात करें तब भी यही आएगा। ठीक है, तो ये चारों फोर्स समझ में आ गए। अगर इस फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स या कहें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? तो ये 4 हैं फंडामेंटल फोर्सेस। अब देखिए, इन सब फोर्सेस को क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई सब पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ये जो फोर्स जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है या किस पार्टिकल की वजह से ये जनरेट होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें हमें ये सोचना है कि आखिरकार ये जो फंडामेंटल फोर्सेस क्रिएट भी होते हैं तो इनके लिए कौन से सब पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन वैसे तो ये एक अभी हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। हाइपोथेटिकल मीन्स अभी इसको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं या हम अभी इसको प्रूफ नहीं कर पाए, ये केवल थ्योरीज में है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है ये। उसके बाद सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बोसॉन। इसके लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो है बोसॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इसके लिए जिम्मेदार है फोटॉन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है उसके लिए उनके बीच में कहीं ना कहीं इंटरचेंज होता है या इंटरेक्ट होते हैं फोटॉन्स, जिनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। ओके, और जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इसके लिए जिम्मेदार है मेसॉन, पाई मेसॉन। ठीक है, और ये पाई मेसॉन 3 टाइप के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो।
ठीक है। इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पाई मेसॉन्स थ्योरी है ये किसने दी थी। तो एक जापानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था युकावा साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये पाई मेसॉन्स की थ्योरी दी थी कि न्यूक्लियस के अंदर इन्हीं पाई मेसॉन्स और जो पाई मेसॉन है ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आप एक ही बार में सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हो गए और ये इनके सब पार्टिकल्स हो गए जिनकी वजह से ये जनरेट होते हैं। अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें, स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात करें, तो जिस हिसाब से लिखा हुआ है यही इनका ऑर्डर है। ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये शॉर्टेस्ट रेंज का होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम कहते हैं कि भाई ये इससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है ये भी तो मालूम होना चाहिए। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है एंड सो ऑन। तो हमें इसमें कभी कभी रेशियो भी पूछा जाता है, तो हम रेशियो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें जो रेशियो होता है FG रेशियो, FW रेशियो, FE रेशियो, FS ये होता है 1 रेशियो 10⁻25, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि इनमें रिलेशन क्या होता है। अगर हम कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या रिलेशन होता है तो 1 रेशियो 10⁻38। ठीक है। अगर हम पूछें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या रिलेशन होता है तो हम ये कह सकते हैं क्या रेशियो होता है, तो हम लिखेंगे FE रेशियो FS इक्वल टू 10⁻36 रेशियो 10⁻38। तो 10⁻36 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 रेशियो 10⁻2 दैट इज 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेयर में 100 टाइम्स होता है। ठीक है। तो ये रेशियोज हो गए, ये इनके सब पार्टिकल्स हो गए और ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हो गए। आई होप आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही बेसिकली इस चैप्टर से पूछा जाता है। और भी कुछ इसमें तुम्हें थ्योरीज मिलेंगी जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे डेफिनेशंस मिलेंगे, लेकिन वो अभी यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें ये जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको यही 4 चीज़ें तैयार कर लेनी है। और जैसा कि हमने कहा कि इसमें कुछ साइंटिस्ट की थ्योरीज भी पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड, तो आपको जो याद करना है, लर्न करना है, वो बेसिकली जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको तैयार करना है। जैसे एक हैं CV रमन, ये ऐसे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जैसे CV रमन हो गए, S चंद्रशेखर हो गए जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया था। फिर SN बोस हो गए, सत्येंद्रनाथ बोस जिन्होंने वायरलेस के फील्ड में खोज की थी, अच्छा खासा उन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस हो गए, जैसे ठीक है, उन्होंने क्या किया था तो उन्होंने केस्कोग्राफ बनाया था। ठीक, मेघनाथ साहा हो गए, MN साहा हो गए। तो इस तरीके से जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में कुछ डिस्कवरीज की हैं उनको याद रखना है। और कुछ फॉरेन साइंटिस्ट भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि W रॉन्जन जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था, रॉन्जन, ठीक है, या रॉन्जन भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो उन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इसी के लिए उन्हें 1901 पे यानी फिजिक्स का पहला नोबेल मिला था। और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, इस नाम से तो सब लोग फेमस होंगे, सब लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो उनके 1-2 थ्योरीज ऐसी हैं जिनको पूछा जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसने डिस्कवर किया था तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और जैसे कि हम जानते हैं फादर ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं, न्यूटन है। तो कुछ साइंटिस्ट हमें फॉरेनर जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनको याद रखना है, बट इंडियन सभी साइंटिस्ट को हमें लर्न करना है। तो इतना ओवरऑल इस टॉपिक में था फिजिकल वर्ल्ड में। इसके अलावा इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा लेकिन उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसा कि ये
सीरीज़ है, आपको हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बताई जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि वो इस सीरीज़ में जुड़ सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। हैव अ गुड डे। जय हिंद।